गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 के बारे में। ये है अपडेटेड मटेरियल टू मई से लेके जून तक का। इसमें लास्ट जो हमने पहला लेक्चर स्टार्ट करा था पॉलिटी का, वो पूरा फिनिश कर रहा था। ये इंटरनेशनल रिलेशन है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 6 टॉपिक्स हैं, देखते हैं कितना कवर हो पाएगा आज के टाइम पे। तो पहला जो इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज़ है वो है इंडिया पैलेस्टाइन पॉलिसी। रिसेंटली वायलेंट क्लैशेस हुए हैं इजरायली और पैलेस्टाइन के फैक्शन में गाज़ा स्ट्रिप पे, जो एंड हुआ है इसराइल और हमस एग्रीमेंट जो मीडिएट करा है इजिप्ट ने सीज़ फायर को। यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री समझ लेते हैं, उसके बाद फिर समझ लेते हैं इंडिया की क्या पॉलिसी है। ब्रीफ हिस्ट्री इसराइल और पैलेस्टाइन की। ये लेट 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म राइज हुआ था और यहाँ पे जो क्या कहते हैं रिलीजन है, जिनोज़म है, जो अक्रॉस द ग्लोब है, माइग्रेशन हुआ है पैलेस्टाइन में। और ये जो लोग माइग्रेट हुए हैं, ये जो लोग सफ़र करें हॉलोकास्ट से, जो ज्यूज़ बचे थे वो इसराइल और पैलेस्टाइन की तरफ माइग्रेट हो गए थे। 1917 में क्या हुआ था, एक बैलफोर डिक्लेरेशन हुआ था जो फॉर्मेशन करा गया था ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टीन का। 1947 में यूएन ने इंटरवीन करा और इसराइल और पैलेस्टाइन दो नेशन बने। 1941 से लेकर 45 की बात करूं तो हॉलोकास्ट बढ़ने लगा और इसकी वजह से जो ज्यूज थे वो ये डिमांड कर रहे थे एक ज्यूइश स्टेट का सेपरेट होना चाहिए, जहाँ पे सारे ज्यूइश स्टेट हो। यहाँ पे अगर बात करें उसके बाद मई 15, 1948 में और 49 में फर्स्ट अरब इसराइल वॉर हुई। इसराइल विक्ट्री हुई, इसराइल जीत गया था। उसके बाद 1948 की बात करें तो इसराइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा था। 1967 में क्या हुआ था, 6 दिन की वॉर हुई इसराइल ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में, जो लैंड इंक्लूड करता है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। 1964 में फॉर्मेशन हुआ PLO का। 1987 से लेकर 1993 तक फर्स्ट इंटिफाडा फॉर्मेशन हुआ हमस का। इसका 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुए, जिसका रिजल्ट ये था कि असैसिनेशन हो गया था इजरायली प्राइम मिनिस्टर का, इजरायली अल्ट्रा नेशनलिस्ट का। 1995 ने करा था इस इजरायली प्राइम मिनिस्टर का। फिर 2000 से लेकर 2005 में सेकेंड इंटिफाडा हुआ था। इसको प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकता है तो आप देख लोगे। इसराइल ने लीव कर दिया था गाज़ा हमस, और उस पर इसराइल ने बेसिकली इस टाइम पे गाज़ा को छोड़ दिया था, पर हमस पे पूरा कब्ज़ा जमा लिया था। इंडिया की क्या इजरायली पैलेस्टाइन पॉलिसी रही है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना। इनिशियली इंडिया ने वोट अगेंस्ट करा क्रिएशन ऑफ इसराइल, जो एक हिस्टोरिक पैलेस्टीन था 1947 में यूएन जनरल असेंबली में, और अपोज करा था पार्टीशन ऑफ पैलेस्टाइन। ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया पैलेस्टाइन फ्रीडम को और एक मॉरल और लीगल पोजीशन ली और इसराइली के अगेंस्ट थे इसराइली ऑक्यूपेशन, और ये इंटरनेशनल लॉज और नॉर्म्स के तरफ का था, क्योंकि इंडिया का खुद का भी मैटर था जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करा था। इसलिए मेरे हिसाब से उस लॉजिक से इंडिया ने सपोर्ट करा होगा। जब इसराइली ने सीज़ करा 78% टेरिटरी 6 दिन की वॉर में, तो इंडिया ने सपोर्ट करा क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टाइन स्टेट, जो कि बेस्ड हो 1967 के बॉर्डर पे, जहाँ पे ईस्ट जेरूसलम कैपिटल हो, जो कि इसराइली के साथ हो, और सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने सपोर्ट करा था 2 स्टेट सोल्यूशन जो यूएन ने प्रपोज करा था। उसके बाद मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहाँ पे इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस सेटअप करे 1992 में, ताकि वो इम्प्रूव करे इजरायली पैलेस्टाइन राइट्स। आफ्टर मैड्रिड कॉन्फ्रेंस 1991 में 2 स्टेट सोल्यूशन अग्रीड हुए थे इस चीज़ पे, और चेंजेस आए थे ग्लोबल ऑर्डर पे, जो कि फॉलो करते हैं डिसइंटीग्रेशन USSR का, बट अबैंडन नहीं करा पैलेस्टाइन को। कंटेम्प्रेरी फेज़ में क्या है कि 2018 की बात करें तो इंडिया ने अडॉप्ट करा है डी हाइपरनेशन पॉलिसी, जिसका मतलब है इंडिया का रिलेशनशिप इसराइल के साथ इंडिपेंडेंट, मतलब उसके मेरिट पे रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, सेपरेट रहेगा। इंडिया का रिलेशन विद
पैलेस्टीन और इसराइल का अलग अलग रहेगा। उसके बाद जो रिसेंट वायलेंस हुआ है इसराइल और पैलेस्टाइन में, हमस में, इंडिया ने यूएन में रिट्रीट करा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में फॉर द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन कॉज, और अनवेवर करा है कमिटमेंट टू द 2 स्टेट सोल्यूशन। तो 2 स्टेट सोल्यूशन क्या है ये समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टीन स्टेट हो और दूसरी जो हो वो आपकी इजरायली स्टेट हो, वो भी सॉवरेन हो, और दोनों को एग्जिस्ट करे पीस में। प्रपोजल जो आया था क्रिएशन ऑफ जूइश और अरब स्टेट, ये ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन था जो कि आया था पील कमीशन रिपोर्ट 1937 के थ्रू, और प्रपोज करा था कि पैलेस्टाइन पार्टीशन हो 3 जोन में, अरब, जूइश और न्यूट्रल टेरिटरी होना चाहिए होली प्लेस का। ये रिफ्लेक्ट करता है यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टाइन ऑफ 1947, बट ये रिजेक्ट करा गया था अरब के द्वारा। 1991 में 2 स्टेट सोल्यूशन अग्रीड करा था, यूएस मीडिएट करा था मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस में। इंडिया ने सपोर्ट करा था 2 स्टेट सोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एड्रेस करता है लेजिटिमेट एस्पिरेशन पैलेस्टाइन और पैलेस्टाइन का स्टेटहुड और इसराइल की सिक्योरिटी कंसर्न। इसके बाद करें रिलीजियस सिग्निफिकेंस, यहाँ पे बहुत है। जेरूसलम जहाँ पे आपका सेक्रेट साइट है जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी का। इसमें कुछ मॉस्क इंपॉर्टेंट है, जैसे अल अक्सा मॉस्क है, वर्ल्ड का 3rd होलीस्ट साइट है इस्लाम की। वॉल, वेस्टर्न वॉल की बात करें, ये आपका जुडाइज़म के लिए बहुत सीक्रेट है। और चर्च ऑफ होली सेपल्चरी, उसका प्रोनाउंसिएशन शायद गलत है, और ये चर्च जो बना गया था ये ट्रेडिशनल साइट है जीसस का क्रूसिफिकेशन जो हुआ था और बरियल जो हुआ था, ये सीक्रेट है क्रिश्चियनिटी के लिए। नेक्स्ट है इंडिया यूके रिलेशन। इंडिया यूके वर्चुअल समिट रिसेंटली हुआ था और इस समिट में रोड मैप 2030 अडॉप्ट करा गया था, जो एलिवेट करते हैं बायलैटरल टाइज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे। ये रोड मैप एक रास्ता निकालते हैं डीपर स्ट्रॉन्गर इंगेजमेंट 10 सालों के लिए। की एरियाज़ है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, ट्रेड, इकोनॉमी, डिफेंस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ जैसी चीज़ों पर बात करता है। 2004 में इंडिया और यूके ने अपग्रेड करा है अपने बायलैटरल रिलेशन, जो कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे हैं। रोड मैप 2030 की बात करें तो पहला है कनेक्ट करता है आपका पीपल को, स्ट्रेंथन करता है कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन मल्टीलैटरल फोरम में, जैसे G20 हो गया, WTO हो गया। इम्प्लीमेंट करता है कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप, एक्सप्लोर करता है पार्टनरशिप अराउंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, इम्प्लीमेंट करता है इंडिया यूके टुगेदर, साथ साथ जो हिंदी में रहता है आपका कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम है, जो कि सेलिब्रेट करता है इंडिया का 75th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस। इसके अलावा ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो ये लॉन्च करा है इन्हांस ट्रेड पार्टनरशिप, जो इंक्लूड करता है नेगोशिएशन कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे, इंक्रीज़ करता है एक्सचेंज कोऑपरेशन सेक्टर सर्विस सेक्टर में, जैसे IT हो गया, डिजिटल हो गया। इंकरेज करता है यूके को कि यूके कंपनी को इन्वेस्ट करें इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ताकि इंडिया उसका एडवांटेज ले प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर। डिफेंस सिक्योरिटी की बात करें तो डिफेंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप अग्रीड हुआ था 2015 में। प्रमोट करता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओपन एक्सेस एंड इम्प्रूव मैरीटाइम कोऑपरेशन पार्टनरशिप, जो होगी वेस्टर्न इंडियन ओशन में होगी। प्रमोट करता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी साइबर स्पेस में, जो बायलैटरल कोऑपरेशन के थ्रू होते हैं क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसके अलावा हेल्थ केयर और वैक्सीन पे भी हो। क्लाइमेट की बात करें, ये लॉन्च करता है ग्लोबल ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव COP26, जो कि इंक्लूड करता है पॉलिटिकल डिक्लेरेशन नेशनल लीडर्स, और इंक्रीज़ करता है टेक्निकल फाइनेंशियल रिसर्च कोऑपरेशन, जो कि हेल्प करता है डिलीवर करता है इंडिया का विजन 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट जो है वो हेल्थ पे है, आपका डेवलप करता है इंडिया यूएस के पार्टनरशिप वैक्सीन पे, थेरापेटिक्स और डायग्नोस करता है, एक्सपेंड करता है यूके इंडिया वैक्सीन हब, जो डेवलप करता है डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी, क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेशन, रिसर्च, इनोवेशन जो कोविड-19 से रिलेटेड हो, हेल्प करता है, गारंटी करता है इक्विटेबल ग्लोबल सप्लाई बाय 2022। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है चाइना की तरफ से आ रही है, डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी, बहुत लोगों ने सुना होगा ये। मॉन्टेगिरीगो एक आपको पता होना चाहिए जगह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रगल कर रही है फेस
कर रही है एक पे ऑफ जो उनको देना है चाइना को, चाइना का जो लोन है हाईवे प्रोजेक्ट का, जिसकी वजह से जो कंट्री है वो डायर फाइनेंशियल सिचुएशन में आ गई मॉन्टेरीगो। ठीक है, 2014 में क्या हुआ था, मॉन्टेरीगो गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन करा था और उन्होंने लोन लिया था 944 मिलियन का लोन लिया था चाइना से एग्जिम बैंक से, ताकि वो कंस्ट्रक्ट करे मोटरवे जो कि लिंक करता है उनका पोर्ट बार टू द पोर्ट सर्बिया। प्रेजेंटली मॉन्टेरीगो की जो डेप्थ है वो 65.9% है जीडीपी का, जिसमें 25% तो चाइना के साथ ही है पब्लिक डेप्थ। बड़ी सारी कंट्रीज़ लाओस, किर्गिस्तान, मालदीव्स प्रेजेंटली फेस कर रहे हैं डेप्ट डिस्ट्रेस, जो कि साइजेबल प्रोपोर्शन है डेप्ट टू चाइना। बड़े सारे कंसर्न रेज कर रहे हैं डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का। 2018 में एक रिपोर्ट जो पब्लिश करी गई थी सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने हाईलाइट करा था कि 8 BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रिसिप्ट कंट्रीज हाई रिस्क है डेप्ट डिस्ट्रेस का ड्यू टू BRI लोन्स। इनमें से बड़ी सारी कंट्रीज आती हैं जैसे जिबूती, लाओस, मालदीव्स, मंगोलिया, मॉन्टेरीगो, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ये हाईली प्रोन मॉनिटरिंग डेप्थ है जीडीपी रेशियो का, जो कि 50% से ज़्यादा जा रही है। सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है एक्सटर्नल डेप्थ है, जो कि चाइना ओन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉन्टेरीगो यूरोप में है, जैसे आप मैप पे देख सकते हो। चाइना का इनिशिएटिव एक तो है सिल्क रोड और इकोनॉमिक बेल्ट, सेकेंड है मैरीटाइम सिल्क रोड और अदर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। एग्जिस्टिंग जो है आपका रेलवेज़ है और ऑयल पाइपलाइंस है, गैस पाइपलाइंस है, पोर्ट्स है। तो आप देख सकते हो पूरा मैप पे कितना फैला रखा है चाइना अपना प्रेजेंस। तो यहाँ पे डेप्थ डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, इंडिया का एक जियो स्ट्रैटेजिक पर्सन था जिनका नाम है ब्रह्मा चैलन है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन शायद गलत होगी तो माफ़ कर देना। 2017 में उन्होंने इस टर्म को कॉइन करा था। ये एक टाइप की डिप्लोमेसी है जो कि ऑफर करती है प्रोजेक्ट लोन्स कुछ टर्म्स पे और ऐसे टर्म्स डिफ़िकल्ट होते हैं कंट्रीज़ को रीपे करने के लिए। इवेंचुअली वो कंपेल हो जाती है कि उन्हें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसेशन। ये विटनेस कर रहे हैं बड़ी सारी डेवलपिंग नेशन, जो चाइना उनको पैसों का लालच देके, सस्ते लोन देके बोलता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेटिव करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि रिक्वायर है कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट, वो चाइना करेगा। अगर नहीं दे पाए तो फिर चाइना इवेंचुअली हड़प लेगा। तो यहाँ पे क्रिएशन होती है डेप्थ डिप्लोमेसी का, उसको स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। डेवलपिंग नेशन चाइना की तरफ से चाइना से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो उनके ऑफ़र होते हैं चीप लोन्स का। फिर ये डेवलपिंग कंट्रीज़ मोस्टली जो लो इनकम होती है या मिडिल इनकम होती है वो इनकेपेबल हो जाते हैं, वो दे नहीं पाते पैसा। तो ये अपॉर्चुनिटी चाइना की तरफ होती है कि वो डिमांड करे कंसेशन या एडवांटेज ले डेप्ट रिलीफ का। कंसेशन मतलब ये हो सकता है कि आप वो चीज़ ये अपने अंडर ले लेते हैं जो स्ट्रैटेजिकली वैल्यूएबल हो, जैसे पोर्ट्स हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया, या लैंड हो गया। और लास्ट में फाइनेंशियल इकोनॉमिक डोमिनेंस की वजह से वो कन्वर्ट कर देते हैं पॉलिटिकल लीवरेज, जो कि वो यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने में। तो चाइना बहुत बड़ा सोच रहा है इसके हिसाब से। अदर ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का? पहला है ब्लू डॉट नेटवर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है। ये इनिशिएटिव गैदर करता है जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूएस इंटरनेशनल डिपार्टमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड। ये वर्क करेंगे सर्टिफिकेशन बॉडी जो कि इवेलुएट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंडो पैसिफिक रीजन में। इसके अलावा कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है CDRI, ये पार्टनरशिप है नेशनल गवर्नमेंट, UN एजेंसीज, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल मैकेनिज्म, प्राइवेट सेक्टर नॉलेज इंस्टीट्यूशन, जो कि एम करते हैं प्रमोट करते हैं रेजिलेंस
नई और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में, क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क में जो सपोर्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इंडिया और जापान के बीच में, जिसका इंटेंशन ये है कि वो इम्प्रूव करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी, अफ्रीका और इंडो जापान कोलैबोरेशन। यूरोपियन यूनियन जो नई कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी है सितंबर 2018 में ईयू ने अडॉप्ट करा है, जॉइंट कम्युनिकेशन जो कनेक्ट करता है यूरोप को एशिया की तरफ, बिल्ड करता है ब्लॉक्स ईयू स्ट्रैटेजी में। ये स्ट्रैटेजी प्रपोज करती है ईयू इंगेज करता है एशिया पार्टनर्स पे जो सस्टेनेबल कॉम्प्रिहेंसिव रूल बेस्ड अप्रोच और कनेक्टिविटी एक्सप्लॉइट करता है एग्जिस्टिंग और प्लान ईयू नेटवर्क पे। इसके अलावा ट्रांस यूरोप ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, ये एड्रेस करता है इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट यूरोप वाइड नेटवर्क रेल लाइंस का, और यहाँ पे आपका इनलैंड वाटरवेज, मैरीटाइम शिपिंग रूट जैसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात करें तो ये इनिशिएटिव है G20 कंट्रीज़ का ग्लोबल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म जो है इंटीग्रेट करता है, जो उसके एफर्ट्स है कि वो बूस्ट अप करता है प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटी में, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो डेवलप करते हैं आपके कंट्रीज़ को इमर्जिंग मार्केट्स में। इसके अलावा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है B3W पार्टनरशिप है, लॉन्च करती है G7 को, नया ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप है जो मेजर डेमोक्रेसी में हेल्प करता है, नैरो करता है $40 ट्रिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ज़रूरत है डेवलपिंग वर्ल्ड को, और ये एक्जुबरेट करता है बहुत सारी चीज़ें जो कि कोविड-19 की वजह से, मतलब कोविड-19 पैंडेमिक में हुई है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपका न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। अभी रिसेंटली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सिप्री ने 2021 की रिपोर्ट निकाली है जो कि बात करता है ओवरऑल न्यूक्लियर वॉरहेड्स ग्लोबल मिलिट्री स्टॉक पाइल्स जो कि बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में इंडिया न्यूक्लियर वॉरहेड्स इंक्रीज़ हुआ है 150 से लेकर 156, मतलब 6 नंबर की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान और चाइना ने भी इंक्रीज़ करा। रशिया और यूएसए पोजेस करते हैं 90% ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स। इसके अलावा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करें तो ये बेसिकली एक्ट है जहाँ पे आप रिड्यूस करते हो या एलिमिनेट करते हो न्यूक्लियर वेपन्स। इसका बेसिकली एम यही है कि वेपन्स एलिमिनेट हो, डी न्यूक्लियरेशन होना चाहिए, जो एक डिस्क्राइब करता है प्रोसेस होता है जहाँ पे आप कंप्लीटली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होते हो, डिसआर्म कर देते हो वेपन्स को। यूएन ने ये एलिमिनेट करने के लिए बहुत बार बात करी है, एलिमिनेट करना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स को, और इसका पहला रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट हुआ था 1946 में हुआ था यूएन जनरल असेंबली में, ठीक है ना। स्टेप्स क्या लिए हैं अभी तक, तो कुछ ट्रीटी देख लेते हैं जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल और नॉन प्रोलिफरेशन पे होती है। पहला है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी PTBT 1963 में, ये प्रोहिबिट करता है टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में या वाटर में या किसी भी टेरिटरी विद इन अ स्टेट जो कि इफेक्ट कर सकती है रेडियो एक्टिव फॉल आउट आउटसाइड द स्टेट। सेकेंड है ट्रीटी ऑन NPT 1970, ये प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, प्रमोट करता है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और ये मूव करता है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ये बाइंडिंग कमिटमेंट ट्रीटी है, मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसका गोल है कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का। CTBT की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो बैन करती है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को जो इतने सारे इन्वायरमेंट पे हुई है। ये साइंड हुई थी 1996 में, बट ये अभी तक इन्फोर्स नहीं हुई है। ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW, ये एक लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोहिबिट करता है न्यूक्लियर वेपन्स को, जो कि टोटल एलिमिनेशन की तरफ बढ़ता है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट ऑफ प्रोहिबिशन है, पार्टिसिपेटरी जो न्यूक्लियर वेपन्स पे होती है, और ये अंडरटेक करता है, डेवलप करता है, टेस्ट, प्रोड्यूस, एक्वायर करता है, पोजेस करता है, स्टॉक पाइल या थ्रेटन करता है यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये एंटर हुआ था 21 जनवरी 2021। टीम की बात करें नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, तो पहला है नॉन प्रोलिफरेशन की अब बात करें तो इसका मतलब है ऑब्लिगेशन नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स जो कि एक्वायर नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते फुल स्कोप सेफगार्ड्स। डिसआर्मामेंट की बात करें तो यहाँ पे 5 कंट्रीज़ है जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स है, जिनके पास US, चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, UK, जो कि नेगोशिएट करते हैं रिडक्शन
एंड इवेंचुअली एलिमिनेट करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को। और थर्ड है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि गारंटी करती है नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स को कि वो एक्सेस कर सकते हैं, पर वो पीसफुल एप्लीकेशन होगा न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इंडिया का रोल जो डिसआर्मामेंट पे है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मतलब इंडिया सपोर्टर रहा है मल्टीलैटरल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का और नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स का। इंडिया रोल इन यूनिवर्सल कंप्लीट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट, इसमें डिजास्टर कमेटी है जो एडवोकेट करती है डी लिंकिंग डिसआर्मामेंट नॉन प्रोलिफरेशन। इंडिया एनपीटी में बात करें, इंडिया अपोज करता है साइनिंग द एनपीटी। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट, जो प्रपोज करता है कंप्लीट यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। नेक्स्ट है इंडिया एंड सीटीबीटी, इंडिया ने साइन नहीं करा सीटीबीटी, सबको ही पता होगा। इंडिया एंड टीपीएनडब्ल्यू, ये कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट है, सो इसलिए हमने अपोज करा है। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, ये सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट की बात करें, 1979 में ये सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम था, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में आफ्टर एग्रीमेंट ये रीच आउट करा था मेंबर स्टेट्स का, जो फर्स्ट स्पेशल सेशन में होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि डिवोटेड है डिसआर्मामेंट 1978। सिंस द कंक्लूजन जो नेगोशिएशन सीटीबीटी का है 1996 में, सीडी रिमेन करता है डेडलॉक, और वो अभी तक रीच नहीं कर पाया कॉन्सेंसस प्रोग्राम ऑफ वर्क, और वो कमेंस करता है सब्सटैंटिव डेलिबरेशन। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की बात करें तो ये बिल्ड करता है, मेंटेन करता है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट। पॉस्चर जो है एनएफयू का, न्यूक्लियर वेपन्स जो है यूज़ करेगा रिटेलिएशन अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक इंडिया पे। न्यूक्लियर रिटेलिएशन की बात करें, जो फर्स्ट स्ट्राइक है वो मैसिव रहेगी और वो इन्फ्लिक्ट करती है अनएक्सेप्टेबल डैमेज। नॉन यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो अगेंस्ट रहते हैं नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। इंडिया कंटिन्यू कर रहा है कमिटमेंट टू द गोल ऑफ न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड, और ये ग्लोबली चाह रहा है, वेरीफाइबल चाह रहा है, और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। इंडिया का सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन नेक्स्ट न्यूज़ है। रिसेंटली रशिया ने मेजर रोस्टोम कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट करा है। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट है इंडिया में, और ये कोऑपरेशन है आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीएसयू है इंडिया की, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर। तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी आर्किटेक्चर की बात करें तो प्रेजेंटली इंडिया एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है 14 कंट्रीज़ के साथ, जिसमें आता है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विस रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रशिया, साउथ कोरिया, यूके, यूएस, वियतनाम। डिस्पाइट इंडिया ने साइन नहीं करा एनपीटी, बट स्टिल हम ऑपरेट कर रहे हैं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के आउटसाइड से। सेंट्रल टेनेंट जो है इस आर्ग्यूमेंट्स का, वो फोकस करता है पीसफुल पर्पस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर पावर, जो कि इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियर मटेरियल, इक्विपमेंट्स और बड़ी सारी चीज़ों में काम करता है, रिसर्च, पावर जनरेशन, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। इंडिया ने ऑब्जर्व करा है सेल्फ मॉनिटोरियम, जो कि कंडक्ट करता है न्यूक्लियर टेस्ट आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ पोखराम 1998 में, और ये अबाइड करता है आपका प्रिंसिपल ऑफ एनपीटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटर है इवन सम ऑफ द सिग्नेटरीज। इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, जो कि बेस्ड है क्लोज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पे। पहला साइकिल की बात करें, पहला स्टेज की बात करें तो नेचुरल यूरेनियम फ्यूल प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स है, PHWR। स्टेज 2 की बात करें तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जो है FBR यूटिलाइज करता है प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल। स्टेज 3 की बात करें तो एडवांस न्यूक्लियर पावर सिस्टम जो यूटिलाइज करता है थोरियम। ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें जो इंडिया में है, आपका पहला उत्तर प्रदेश की बात करें तो नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है। गुजरात की बात करें तो कारापर एटॉमिक पावर स्टेशन है। फिर आपका महाराष्ट्र में तारापर एटॉमिक पावर स्टेशन है। नेक्स्ट है काइगा जनरेटिंग स्टेशन जो कर्नाटका में है, और फिर आपका तमिलनाडु में मद्रास में है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, और ये कुंदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बन रहा है अभी, ये इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। होमी जे भाभे ने इन्विसार्ज करा था इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम 3 स्टेजेस में, जो सूट करता है कंट्री की लो यूरेनियम रिसोर्स प्रोफाइल।
सबसे पहला स्टेज आता है हैवी वाटर रिएक्टर्स, जो फ्यूल होते हैं नेचुरल यूरेनियम प्रोड्यूस प्लूटोनियम। इसमें स्टेज 2 की बात करें पीयू फ्यूल फास्ट ब्रीडर्स की, तो ये फ्यूल होता है मिक्स ऑफ प्लूटोनियम जिसमें नेचुरल यूरेनियम आता है, सफिशिएंट स्टॉक होते हैं थोरियम होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं U233। स्टेज 3 की बात करें तो मिक्स ऑफ थोरियम और यूरेनियम फ्यूल्स है जो रिएक्टर्स में काम करते हैं। थोरियम ट्रांसम्यूट करता है U233 जो पावर देता है रिएक्टर्स को। इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स की बात करें तो ये इस्टेब्लिश करता है आपका 1974 में इस्टेब्लिश होता है और सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था जो कंडक्ट करा था इंडिया ने, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रोग्राम 1 ये पहला टेस्ट था इंडिया का। ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन्स की थ्रू इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस की, जो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट पे होती है और न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स पे होती है। इंडिया उसका मेंबर नहीं है। लास्ट जो न्यूज़ है इसकी वो है आपका इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। रिसेंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एक मीटिंग चेयर करी है जिसमें वाइस चीफ जो हैं 3 सर्विसेज के वो आए हैं, और ये बड़ा कंसर्न है आपका जो मॉडल प्रपोज करा गया है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट सिस्टम ऑफ मिलिट्री कमांड्स की बात करें 1947 से 3 सर्विसेज है जो कि फंक्शन कर रही है और वो प्रूवन कर रही है कोऑपरेशन अमंग बिटवीन देम, बट यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं है। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है मल्टीपल कमांड्स है जो वर्टिकली स्प्लिट है इन टर्म्स ऑफ कमांड स्ट्रक्चर। 17 सिंगल सर्विस कमांड्स है, 7 ऑफ आर्मी एंड एयरफोर्स ईच एंड 3 ऑफ नेवी, जिसकी वजह से वेस्टेज और डुप्लीकेशन होता है रिसोर्सेज का। इनके अलावा इन 3 सर्विसेज के अलावा 3 सर्विस कमांड्स भी है, अंडमान निकोबार कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और जो कि आपका न्यूक्लियर एसेट के लिए है, और 4 ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशन भी है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, साइबर एजेंसी, आर्म फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2019 में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो डिफ्यूज स्ट्रेंथ में देख सकते हो आप डिफ्यूज स्ट्रेंथ की बात करें यहाँ पे नॉर्दर्न कमांड है उधमपुर में, आर्मी ट्रेनिंग कमांड है शिमला में, वेस्टर्न कमांड है चंदी मंदिर में, वेस्टर्न कमांड न्यू दिल्ली में है, साउथ वेस्टर्न कमांड है जयपुर में, साउथ वेस्टर्न कमांड है गांधीनगर में, वेस्टर्न नेवल कमांड है मुंबई में, ट्रेनिंग कमांड है बेंगलुरु में। इसके अलावा सेंट्रल कमांड है लखनऊ में, सेंट्रल कमांड है इलाहाबाद में, और ईस्टर्न की बात करें ईस्टर्न कमांड है शिलोंग में, ईस्टर्न कमांड है कोलकाता में। फिर आपकी अगर बात करें विशाखापट्टनम की उड़ीसा, तो ईस्टर्न नेवल कमांड है, और ये आपका अंडमान निकोबार में भी है, ट्राई सर्विस पोर्ट बेलोर में, और सदर्न नेवल कमांड कोची और तिरुवनंतपुरम में भी है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है, ये एक बेसिकली यूनिफाइड कमांड है तीनों सर्विस का एक सिंगल कमांडर के अंदर। जोग्राफिकल थिएटर होंगे जो कि सिक्योरिटी कंसर्न पर होगी। कमांडर जो फोर्स का रहेगा वो एक बड़े सारे रिसोर्सेज लेके आएगा अपने डिस्पोजल पे फ्रॉम IAF, आर्मी, नेवी, जो एफिशिएंट होगा बहुत। ये आइडिया जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का है ये प्रपोज करा गया था कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा, जो कि करा गया था DB शेकतकार कमेटी। ये इंपॉर्टेंट कमेटी है, 2016 में रिकमेंड करी थी कि 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होने चाहिए। नॉर्दर्न कमांड चाइना बॉर्डर पे, वेस्टर्न कमांड पाकिस्तान बॉर्डर पे और सदर्न कमांड मैरीटाइम बॉर्डर पे। इसके अलावा करंट थिएटराइजेशन मॉडल जो है कंसिडर कर रहा है बड़े सारे चीज़ें, जिसमें 6 न्यू इंटीग्रेटेड कमांड्स आ रहे हैं। थिएटराइजेशन मॉडल जो है फ्लेक्सिबल होगा और यहाँ पे फॉल बैक कर सकते हैं करंट कमांड पे, कंट्रोल कर देंगे स्ट्रक्चर, एलिमिनेट करेंगे पॉसिबिलिटी कंट्री का, ताकि वो गार्ड कर सके और एडवर्सरीज को जो क्रूशियल ट्रांजिशन फेज में उस पर देख सके। इंडिया के CODS जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने मैंडेट दिया है कि वो स्टीयर करेंगे थिएटराइजेशन ड्राइव। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जॉइंट करेंगे अमंग द 3 सर्विस जो कि रोल आउट करेंगे 2023 में। इंटरनेशनल रिलेशन में आपकी बात करें तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, रैटल HEF एक रिवर है जो बहती है रिवर चेनाब पे, ये अपोज है पाकिस्तान का।
इसके बाद साउथ चाइना सी में चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका टास्क रिसेंटली कंडक्ट करता है एक्सरसाइज SCS एक्सरसाइज न्यूज़ में जो रही है वो है इंडो थाई कॉर्पेट इन फॉर इंडिया EU नेवल फोर्स जो गल्फ ऑफ एडन पे आती है, ऑपरेशन सागर अगरशल इंडिया श्रीलंका। ईरान की बात करें, इंडिया ने लॉस करा है ONGC विदेश लिमिटेड डिस्कवर करते हैं ऑफशोर फजाद बी गैस फील्ड पर्शियन गल्फ में। नाइबा में नाइबिया जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, रिसेंटली जर्मनी ने अपोलोजाइज करा है उसका जो रोल है स्लॉटर का हेरोर का और नाबा ट्राइब्स का। इथियोपिया की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है अट्रॉसिटी टाइगरी रीजन में, और ये USA ने इम्पोज करा है रिस्ट्रिक्शन इकोनॉमिक और सिक्योरिटी असिस्टेंट। इसके अलावा बुर्किना फासो जो है ये भी आपका ईस्टर्न अफ्रीका से अगर चल रहे हैं तो वेस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है ये, और यहाँ पे इंटरली डिस्प्लेस्ड पीपल का प्रॉब्लम चल रहा है। माली की तरफ चले वेस्टर्न अफ्रीका अगेन, यहाँ पे एक कूप हुआ है जिसकी वजह से ट्रांजिशन हुआ है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का जो अरेस्ट हुआ है मिलिट्री के द्वारा। इसराइल में एक रिलीजियस फेस्टिवल बनाया, अभी उस पर स्टैम्पेड हुआ है। डोमेनिका की बात करें, डोमिनिका जो भी है ये आइलैंड, इन्हें रिस्ट्रिक्ट करा अथॉरिटीज़ फ्रॉम डिपोर्टिंग फ्यूजिटिव इंडियन बिजनेसमैन मेहुल चौकसी को, ठीक है। अल्बानिया की बात करें, नेटो ने रिसेंटली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च करा है अल्बानिया जिसका नाम है डिफेंडर 21। ब्लैक सी की बात करें तो यहाँ पे रशिया ने फायर करा है वार्निंग शॉट्स ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर पे। बेलारूस की बात करें, ये यूरोप पे बात कर रहे हैं, UK ने ज्वाइन करा है US को और अदर कंट्रीज़ को जो इम्पोज कर रहे हैं फ्रेश सैंक्शन बेलारूस पे, जब उनने डिटेंशन करा है एक अपोजिशन जर्नलिस्ट का। अफगानिस्तान के बाद आपको पता ही है तालिबान ने कैप्चर कर लिया है दाला दम, और ये एक प्राइमरी सोर्स है इरिगेशन कांधार प्रोविजन का। पुरानी न्यूज़ से अब तो आप सभी को बताया कि तालिबान ने पूरा कैप्चर कर लिया। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की बात करें तो सीज फायर बॉर्डर बिटवीन किर्गिस्तान और तजाकिस्तान हुआ है। चाइना की बात करें तो टियानमेन स्क्वायर जो है उसको जून 4 इंसिडेंट भी बुलाता है जो रिप्रेजेंट करता है क्यूमुलेशन ऑफ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन जो बीजिंग में हुआ था। चाइना गवर्नमेंट ने कैसे मिलिट्री की तरह सप्रेशन करा था। पैरन आइलैंड की बात करें तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उन्हें अप्रहेंड करा था 4 म्यांमारीज पोचर्स को जो फिश कर रहे हैं इलीगली इंडियन वाटर्स पे ऑफ सीट पे। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है। यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो मेमोराइज करने के लिए। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात करें, नॉर्दर्न वेस्टर्न ईस्टर्न कमांड एयर डिफेंस मैरीटाइम थिएटर और लॉजिस्टिक्स। वेस्टर्न और ईस्टर्न कमांड जो है आर्मी जर्नल देखेंगे, सीनियर 3 स्टार एयर कंपोनेंट होंगे कमांडर्स के इसके अंडर। एयर डिफेंस कमांड जो है वो टॉप 3 स्टार IAF ऑफिसर, और मैरीटाइम थिएटर कमांड जो है वो टॉप वाइस एडमिरल के थ्रू रन करेंगे। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड अदर कंट्रीज़ में कैसे है, मोर देन 32 कंट्रीज़ में वर्ल्ड में अभी ये इस तरह का कुछ चीज़ें हैं जॉइंट कमांड जो कि बेटर इंटीग्रेशन करता है बड़े सारे ब्रांचेस का, जैसे USA और चाइना के अलावा यहाँ पे जो रिपोर्ट है US ने फर्स्ट टू कम विद द थिएटर कमांड सिस्टम प्रेजेंटली प्रोग्रेस करता है 6 जोग्राफिकल या 4 फंक्शनल कमांड। रशिया ने ये कहा है कि कमेंस जो है रिस्ट्रक्चर करता है आर्म्ड फोर्सेस का 2008 में, और उन्हें क्रिएट करा है 4 थिएटर कमांड्स। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।